हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा थियोरेटिकल रहेगा, मतलब कि सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से ग्रैब करनी है, यहाँ पे कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं आएगा। सीधी सीधी इंफॉर्मेशन आपको रिमेंबर रखनी है, मतलब कि याद रखनी है, और उसी को सीधा एग्जाम में जाके आपको छापना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस शॉर्ट नोट आती है छोटी छोटी। तो ऐसे केस में ये आज का लेक्चर है वो थोड़ा थियोरिटिकल रहेगा, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाना है। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसको ग्रैब करते जाना है कि भाई हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि एक हिस्ट्री पढ़ रहे हो आज, है ना। एक पूरी हिस्ट्री जैसा चलेगा, और आपको वो याद रखना है। जितना याद रख सकते हो उतना अच्छा रहेगा, उतना बढ़िया रहेगा, उतने अच्छे से वो शॉर्ट नोट लिख पाओगे। ठीक है। तो भाई, हमने देखा कि भाई यहाँ पे मैक्सवेल जी ने ये प्रूव कर दिया था कि भाई ये जो लाइट होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और उसी टाइम पे, अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे उनको सिर्फ यही पता था, क्योंकि तब किसी को ये नहीं पता था कि ये जो लाइट है वो क्या है ना। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि हाँ भाई लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन तब उसके बाद सबको ये तो मालूम चल गया कि भाई ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेव्स होते हैं, क्या वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि नहीं, ये किसी को पता नहीं था, है ना। ये किसी को पता नहीं था। तो देखो, when Maxwell predict existence of electromagnetic waves, during that time only waves of visible light were considered as electromagnetic waves. There was no information regarding to the infrared and ultraviolet rays. मतलब कि इंफ्रारेड रेस भी है, अल्ट्रावायलेट रेस भी है, गामा रेस है, बहुत सारे ऐसे वेव्स भी है ना। विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है। तो सारे वेव्स है, क्या वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कि नहीं है? तो वो हमें पता नहीं था। ठीक है, वो तब पता नहीं था। हाँ, ये मैक्सवेल जी ने बताया तो उसके बाद एटलीस्ट लोगों ने ये तो मान लिया कि हाँ भाई लाइट का रहस्य यहाँ पे सुलझ गया, है ना। लाइट क्या है, अल्टीमेटली लाइट का सोर्स क्या है, वो सारी चीजें हमें फिर पता चल चुकी थी। ठीक है, हमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी थी। तो ये रहस्य वहां पे खुल गया था। लेकिन फिर भी क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कि सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, या फिर अलग अलग कैटेगरी भी आती है? मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एक पूरी एक फैमिली है, तो वो फैमिली में कौन से मेंबर्स आ सकते हैं वो किसी को पता नहीं था। तो धीरे धीरे रिसर्च होते गए, साइंटिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन देते गए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे अलग टाइप्स के वेव्स, अलग टाइप्स के रेस यहाँ पे इन्वेंट होते गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इसकी फैमिली बढ़ती गई। तो पहले सिर्फ लाइट ही था उस फैमिली में, धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी फैमिली बन चुकी है इनकी, है ना। तो ये सारे जो भी है, जी हाँ, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप हिस्ट्री देखने जाओगे तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एक्सरे एंड गामा रेज वर इन्वेंटेड। एट प्रेजेंट लाइट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारे जितने भी रेज है, सारे जितने भी वेव्स है ना, स्पेसिफिकली बोलेंगे तो यहाँ पे एक्स रेज एंड गामा रेज, ये सारे रेज है, विजिबल रेज है ना। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे रेज है ना। और बाकी सारे वेव्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये वेव्स एंड रेज, इसमें क्या डिफरेंस है ये तो हमें ऑप्टिक्स जब स्टार्ट करेंगे वो वाला सेक्शन, तब हमें पता चलेगा, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें वहां पे क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि आज प्रेजेंट टाइम में तो हम इतने सारे नाम जानते हैं। ठीक है भाई, ये सारे नाम एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो भाई बात ये निकल के आती है, तो फिर उनको क्लासिफाई कैसे करें, है ना। कि भाई कौन सी कैटेगरी कौन सी का, मतलब कि ये कौन सी कैटेगरी में है, ये कौन सी कैटेगरी में, सारे एक ही फैमिली के हैं, लेकिन चाचा कौन है, मामा कौन है, भाई भतीजा कौन है, भांजा कौन है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होती है ना। तो यहाँ पे ये सारे तो एक ही फैमिली के बंदे हैं, लेकिन उनमें से कौन चाचा है, कौन मामा है, कौन किसका भतीजा है, कौन किसका भांजा है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो भाई सवाल ये आता है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखो, क्लासिफिकेशन करना एक अलग चीज होती है। यहाँ पे नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन ये आइडियल वे नहीं है क्लासिफाई करने के लिए। मतलब कि आप इससे कैटेगरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है,
सो व्हेन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, चाहे आप फ्रीक्वेंसी बोल दो या वेवलेंथ बोल दो, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. In this spectrum, value of wavelength of electromagnetic waves are continuously dispersed. मतलब कि there is no distinct boundary of spreading different types of waves, separating different types of waves. मतलब कि यहाँ पे किसी वेव को अगर आपको सेपरेट करना है तो ये एक तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पास जाओ और वहां से आइडेंटिफाई कर लो कि अच्छा ये वाला रेज ये है या फिर ये वाला वेव ये है, ठीक है. तो ये एक तरीका है स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके. लेकिन हालांकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप, मतलब कि बहुत सारी रेंज ऐसी है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेसिस पे बनाया जाता है ना. तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है कि जो एक दूसरे में ओवरलैप हो जाएगी. अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले या वेवलेंथ बोले तो वो ओवरलैप हो जाएगी. जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, आप यहाँ पे देखो ये कैटेगरी, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है गामा रेज की, तो उसमें एक्स रेज भी यहाँ पे घुस रहे हैं, है ना. यहाँ पे देखो वेवलेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये गामा रेज की वेवलेंथ है और उसमें एक्स रेज भी जा रहे हैं. और यहाँ पे देखोगे तो अल्ट्रावायलेट भी यहाँ पे कहीं पे एक्स रेज की कैटेगरी में घुस रहे हैं ना. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई इससे आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में या वेवलेंथ के टर्म्स में. अगर आप इसको क्लासीफाई करने जाओगे ये सारी कैटेगरी को तो इतना आसान नहीं होगा, है ना. तो इसके लिए एक और तरीका निकाला गया, और ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो किसके बेसिस पे किया गया, तो भाई वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, है ना, हाउ दे प्रोड्यूस, हाउ दिस वेव्स कैन बी डिटेक्टेड. तो इन दैट केस अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं या फिर कैसे वो डिटेक्ट होते हैं, है ना, तो उससे भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो. और इसके ये वाला तरीका ऐसा निकला कि भाई इससे आप कोई भी रेस को या कोई भी वेव्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये रेडियो है, अच्छा ये गामा रेस है, अच्छा ये एक्स रेस है ना. क्योंकि सबका सोर्स अलग अलग बन रहा था. देखो सब में एक कैटेगरी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आते हैं, एक ही फैमिली के बंदे हैं, तो भाई खून का रिश्ता तो होगा ही होगा, है ना, खून का रिश्ता तो होगा ही होगा. लेकिन उसमें भी भाई कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई भतीजा है, जो भी है भाई, जो भी है, भाई का बेटा है या फिर बहन जी का बेटा है, जो भी है वो सारी चीजें ना यहाँ पे अलग होगी. यहाँ पे अगर अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो अलग करना है आपको उनके, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं उससे या फिर कैसे डिटेक्ट होते हैं उससे, है ना. आप दो तरीके से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक होता है स्पेक्ट्रम से और दूसरा होता है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हाउ दे प्रोड्यूस्ड, या फिर हाउ दे डिटेक्टेड, ठीक है. तो उनके बेसिस पे भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर स्पेक्ट्रम से जाते हो तो प्रॉब्लम ये आती है, दिक्कत ये आ जाती है कि भाई कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ से आइडेंटिफाई, क्योंकि स्पेक्ट्रम बनाया जाता है या तो फ्रीक्वेंसी से या तो वेवलेंथ से, है ना. तो यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ कैटेगरी ऐसी होती है कि जो एक दूसरे में ओवरलैप कर जाती है ना. तो यहाँ पे ये परफेक्ट बाइफर्केशन करना आसान नहीं होता है. तो इसीलिए जनरल फॉर्म में अगर देखें तो जनरली यहाँ पे वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनका सोर्स क्या है एंड वो कैसे डिटेक्ट होते हैं, उनके बेसिस पे ही उनको कैटेगराइज किया जाता है ना. है सारे एक ही फैमिली के बंदे, ठीक है. तो यहाँ पे हम जो भी स्पेक्ट्रम के बेसिस पे नहीं देखते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं या फिर कैसे डिटेक्ट होते हैं, उनके बेसिस पे हम उनकी कैटेगरी को डिवाइड करते हैं, है ना. और तो हम यहाँ पे देखेंगे, आगे देखेंगे, यही लेक्चर में आगे देखेंगे कि हर एक वेव्स के खूबियां क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे कैटेगराइज होते हैं, उनका यूजेस क्या है, ठीक है. तो सारी चीजें हम आगे लेक्चर में देखते जाएंगे. लेकिन यहाँ पे भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारी जो ह्यूमन आई होती है ना, ह्यूमन आई सिर्फ हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में जितने आते हैं ना, बस उनको ही वो आइडेंटिफाई कर पाती है, ठीक है. मतलब कि हमारे लिए गामा रेस को आइडेंटिफाई करना हमारी ह्यूमन आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी. हमारी ह्यूमन आईज अल्ट्रावायलेट को नहीं देख पाएगी, एक्सरेज को नहीं देख पाएगी. तो ये हमारे एक प्रॉब्लम है, हमारी ह्यूमन आई है वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती है ना. सो ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, that is the visible part of the spectrum, and it is also known as the also shown with the corresponding wavelength, ठीक है. तो आप उसकी वेवलेंथ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना. ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऐसा है कि आप उसको उसकी वेवलेंथ से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है. तो हमारी ह्यूमन आई जो भी है वो सिर्फ सेंसिटिव होती है सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए, बाकी कोई भी स्पेक्ट्रम को वो मतलब कि विजिबल के अलावा वो इंफ्रारेड को भी नहीं देख पाएगी, अल्ट्रावायलेट को भी नहीं देखा, एक्सरेज को भी नहीं देख पाएगी, गामा रेस को भी नहीं देख पाएगी, अरे वो छोड़ो रेडियो वेव्स को भी
जिसका इस्तेमाल हम मोबाइल कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन में करते हैं उनको भी नहीं देख पाती है ना। कभी देखा है कि आपके मोबाइल में से कोई सिग्नल जा रहा है आप देख पा रहे हो? नहीं दिखोगे। वैसे सिग्नल तो जा रहे हैं, रेडियो वेव है, जा रहे हैं, आपके मोबाइल में से ट्रांसमिट हो रहे हैं या फिर रिसीव भी हो रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट विजुअलाइज इट, आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, आप वो विजिबल नहीं है, हमारी ह्यूमन आई उससे विजिबल मतलब कि उससे सेंसिटिव नहीं है ना। इंफ्रारेड, आपके घर में रिमोट कंट्रोल होगा, टीवी को रिमोट कंट्रोल से आप चेंज करते होगे, टीवी को तो नहीं चेंज करते लेकिन चैनल को चेंज करते होगे, तो उसमें जो सेंसर लगा दो उसमें जो एलईडी जो ब्लिंक करती है वो होती है यस इंफ्रारेड, ठीक है, वो होती है इंफ्रारेड। अगर इंफ्रारेड का अगर एक सिंपल सा एग्जांपल और देना चाहूं तो आपका जो एसी होता है ना, एसी का जो रिमोट होता है उसमें से भी इंफ्रारेड सिग्नल जाते हैं। कई बार आपने इंफ्रारेड सेंसर भी सुने होंगे, ऐसे सेंसर की जिसमें से जो सिग्नल निकलते हैं वो आपको नहीं दिखते हैं लेकिन वो होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए ही सेंसिटिव है, तो हमें उस वही दिखती है ना। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। देखो स्पेक्ट्रम मतलब कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन जो होता है फ्रीक्वेंसी के बेस पे या फिर वेवलेंथ के बेस पे, है ना। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे अगर फ्रीक्वेंसी के बेस पे या वेवलेंथ के बेस पे, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। क्लियर है? चलिए, तो हर एक रेस को अलग अलग देखते जाते हैं और उनकी खूबियां क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका सोर्स क्या है, वो सारी चीजें देखते जाते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस करेंगे रेडियो वेव्स। बट सॉरी भाई, ये जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, ये रेडियो वेव्स ये एक्चुअल में एक्सेलरेटिंग चार्ज इन कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो रेडियो वेव्स होते हैं उनका जो कॉज है, उनका जो सोर्स है वो क्या है? एक्सेलरेटिंग चार्ज इन दी कंडक्टर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होता है, किसी कंडक्टर के अंदर से चार्ज जो भी होता है, किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है उसको एक्सेलरेट करना वो इतना भी मुश्किल नहीं है। चार्ज ऑसिलेट करना वो इतना भी मुश्किल नहीं है। हमने देखा था कि एलसी ऑसिलेटरी सर्किट जो भी होती है वो उसको ऑसिलेट कर पाती है ना, तो वो जनरेट कर पाती है। इसीलिए इसका सोर्स जो भी होता है वो यहाँ पे लिखा ऑसिलेटिंग सर्किट, है ना, ऑसिलेटिंग सर्किट। तो ये सर्किट यूज होती है हमारे मोबाइल में हो या कहीं पे भी हो, एक एलसी ऑसिलेटरी सर्किट होती है जो इसको जनरेट करती है। इसीलिए ज्यादातर कम्युनिकेशन जो भी होते हैं वो रेडियो वेव्स के बेसिस पे ही होते हैं। मतलब कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल क्या है, सारे एक ही फैमिली के बंदे, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उसमें से जो स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है वो रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम यहाँ पे यूज होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन, जितने भी हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें ज्यादातर रेडियो वेव्स ही यूज होते हैं, है ना। क्लियर है? ठीक है, तो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटिंग चार्जेस इन द कंडक्टर्स। उसकी रेंज क्या है भाई? तो उसकी रेंज है 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज की, है ना। ये उनकी रेंज है। देखो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज। हमने देखा ना कि स्पेक्ट्रम में अगर उनको क्लासिफाई करना है तो उसके लिए आप या तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्लासिफाई करो या तो वेवलेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई करो। तो अगर रेडियो वेव की आपको फ्रीक्वेंसी जाननी है तो वो होती है 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज की रेंज। ठीक है, तो भाई अगर मैं इनको रेडियो वेव्स मतलब कि रेडियो वेव्स को यूज करना चाहूं तो मैं कहां कहां यूज कर सकता हूं? तो भाई आप हर एक जगह पे जहां पे आप डे टू डे लाइफ के कम्युनिकेशन देखते हैं ना, वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो वो हो ही रहे हैं, आपको कोई अलग से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी यूजिंग दिस। जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, और उसमें अगर रेंज देखेंगे तो इसकी रेंज वेरी करेगी 530 किलो हर्ट्ज से लेके 1710 किलो हर्ट्ज तक। फिर होते हैं शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन। शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन तो उसमें भी थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी की रेंज यहाँ पे यूज होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स यूज फॉर द टीवी ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज के बैंड में। ठीक है, तो ये मोबाइल जो आपका जो टीवी ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट टू होम सर्विस आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो देखो ये रेंज जो भी है ना वो मेगाहर्ट्ज में है, 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज। ये बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ये, मतलब कि बहुत बड़ी बैंडविड्थ है। इसमें आप एएम भी आ गया है, शॉर्टवेव भी आ गया है, फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज फॉर दी टीवी ट्रांसमिशन जो डायरेक्ट टू होम सर्विस आप यूज करते हो, या फिर जो आपका केबल ऑपरेटर होता है ना उसके पास भी एक ऐसी डिश लगी होती है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे अपने घर पे केबल लाइन फैला के आप
ये टीवी ट्रांसमिशन को यूज करते हो, लेकिन उसके पास जो सिग्नल आते हैं ना वो वापस सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब कि टीवी ट्रांसमिशन से आते हैं। खैर मैं यहाँ पे डीटीएच तो डायरेक्टली नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जाता है, मतलब कि यहाँ से नीचे से सिग्नल सेंड किए जाते हैं, सैटेलाइट ऊपर होता है वो उसको रिसीव करता है और फिर उसको वापस ग्राउंड के ऊपर ट्रांसमिट करता है। तो ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट किया, यहाँ पे लगा सैटेलाइट इसको रिसीव करेगा और फिर इसको वापस भेज देगा, ठीक है। लेकिन हाँ टीवी ट्रांसमिशन में भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम यहाँ पे ये रेंज के रेडियो वेव यूज करते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डे टू डे लाइफ में हम एफएम तो सुनते ही है, हमें पता ही है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये भी रेडियो वेव से ही होता है, मतलब कि रेडियो वेव से यूज होते हैं उसको ट्रांसमिट करने के लिए। फिर होता है मोबाइल फोन, मोबाइल कम्युनिकेशन, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे यूज की जाती है ना। तो यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन में भी हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसमें से भी वो फैमिली में से कौन सा भाई साहब यहाँ पे यूज होता है, रेडियो वेव्स। फैमिली बहुत बड़ी है लेकिन उसमें से रेडियो वेव्स यहाँ पे यूज होते हैं। अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये रेडियो वेव्स मतलब कि मोबाइल के जो सिग्नल होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, है ना। एक बात मुझे बताना, आपको ये जो ऑर्डर दिख रहा है ना, ये ऑर्डर आप देखो, ये सारे ऑर्डर को देखो ध्यान से, उनमें से आपको सबसे डेंजरस कौन लगता है? क्या ऐसा कोई यहां पे है कि जो आपको सबसे डेंजरस लगता हो? तो आप बोलोगे कि हाँ सर हमें पता है गामा रेस। उससे कम डेंजर कौन है? एक्स रेस। उससे कम डेंजर कौन है? अल्ट्रा वायलेट। उससे कम डेंजर कौन है? तो भाई विजिबल। उससे कम डेंजर कौन है? इंफ्रारेड। उससे कम डेंजर कौन है? माइक्रोवेव। उससे कम डेंजर कौन है? तो आप देखो अब आई बारी शॉर्ट रेडियो वेव, मतलब कि रेडियो वेव्स कहां गिरते हैं देखो ना, उसकी जो रेंज है वो कहां आ रही है। मतलब कि उससे डेंजरस तो आप देख सकते हो कौन कौन है ना। तो ये तो भाई साहब बहुत पीछे है, उनका नंबर तो बहुत पीछे आता है। उससे भी डेंजर ये मार्केट में पड़े हुए हैं, उनकी फैमिली में सबसे डेंजर जो भी है वो ये है, ठीक है। वो किसी को भी क्रॉस करके जा सकते हैं, है ना। आप समझ सकते हो गामा रेस, गामा रेडिएशन, ठीक है, तो वो रेडिएशन होता है। तो उसी तरीके से एक्स रेस, एक्स रेस तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि भाई आपके शरीर के आर पार निकल जाता है, आपके बोन के पूरी इमेज छाप के दे जाता है आपको, है ना। तो सीधी सी बात है। तो भाई जो डेंजरस है वो आपको दिख रहे, वो ऑर्डर को देखो ना, डेंजरस के हिसाब से आप ऑर्डर देखो तो आपको समझ में आ गया रेडियो वेव तो कहां पे जाते हैं, है ना। तो जो बोला जाता है ना कि भाई ये जो मोबाइल का रेडिएशन डेंजरस होता है, ये होता है वो होता है, भाई पहली बात तो ये होती है कि भाई सबसे डेंजर, अरे भाई विजिबल स्पेक्ट्रम को देख लो, वो भी ऊपर है, वो भी ऊपर है। ये इससे रेडियो वेव से तो वो भी ऊपर है। तो मतलब कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों वो मतलब इतना डेंजरस हो गया, मतलब विजिबल से नीचे है फिर भी वो डेंजरस है। भाई डेंजरस की कैटेगरी आप देख सकते हो, उसके ऑर्डर को देखो, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो रेडिएशन आपके लिए हार्मफुल नहीं है, भाई हार्मफुल तो है, हार्मफुल तो है क्योंकि आपकी बॉडी जो भी वो उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आप ज्यादा देर तक बात करोगे तो आपके कान में गर्मी का एहसास होगा, आपने देखा होगा, अगर लंबी बातचीत की है तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि आपको कान में गर्मी का एहसास हुआ, मतलब कि आपकी बॉडी कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो ये हार्मफुल नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन भाई वो कैंसर करते हैं, मतलब कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, वो थोड़ा मुझे थोड़ा डेंजरस लगता है। मतलब कि वो मिथ जैसा लगता है कि भाई ये एक मिथ है कि भाई डेंजर तो इतने तो नहीं है कि वो कैंसर के टिश्यू प्रोड्यूस कर दे। खैर हमें वो कुछ बायोलॉजी की लैंग्वेज में नहीं जाना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि भाई जितने भी मोबाइल यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं तो उनके सार वैल्यू फिक्स की जाती है, उससे ज्यादा रेडिएशन पैटर्न वाले मोबाइल हमारे इंडियन मार्केट में नहीं बिकते हैं, है ना। चाहे फिर चाइनीज कंपनी भी क्यों ना हो, अगर उसको इंडियन मार्केट में बेचना है तो ये रेशियो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखोगे तो जो हार्मफुलनेस होती है ना, जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से देखने जाए तो रेडियो वेव तो कहीं बहुत दूर है, कहीं बहुत दूर है ना। तो वो इतने, तो उस हिसाब से देखने जाए तो भाई ये जो इंफ्रारेड है वो भी डेंजरस हो जाएंगे ना, क्योंकि आप डेंजरस है भाई, आप रिमोट का इस्तेमाल करना बंद कर दो क्योंकि ये तो बहुत डेंजरस है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो उतना मतलब कि उसका रेडिएशन बहुत ही डेंजरस हो, ठीक है, ठीक है, लोग बोलते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन साइंस के हिसाब से देखने जाए तो भाई इट इज नॉट दैट मच हार्मफुल, वो इतने हार्मफुल, हाँ
मोबाइल का एडिक्शन हार्मफुल होता है, ये 100% श्योर। क्योंकि सारे मोबाइल जो रेडिएशन होता है ना, वो एक लिमिट में ही रखते हैं, उससे ज्यादा लिमिट में नहीं रखते हैं ना, वो लिमिट में रखते हैं, ठीक है। तो उससे कुछ इतना मतलब कैंसर जैसा हो जाएगा ये तो मान नहीं सकते, क्योंकि साइंस के बच्चे हैं तो वो समझते हैं कि कौन कौन से सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो ये ऑर्डर को आप देखो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो उसमें ज्यादा हमें नहीं जाना है, मेरा वो विषय नहीं है अभी आपको ये समझाना। आप खुद ही साइंस के बच्चे हो, आप स्पेक्ट्रम आपके सामने है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन कितना यहाँ पे हार्मफुल है ना। तो रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन हाँ, मोबाइल का एडिक्शन एक बहुत ही बुरी चीज होती है। तो वो एडिक्शन सच में हार्मफुल है, ठीक है, लेकिन उसका रेडिएशन हार्मफुल है, थोड़ा मानने में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता हूं, ठीक है। चलो फिर आपकी बात है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, आप अपने मर्जी के मालिक हो, लेकिन मैं तो नहीं करता हूं। साइंस के हिसाब से देखने जाए तो वो उतने हार्मफुल नहीं है, और जितनी मोबाइल कंपनीज है वो रेडिएशन को लिमिट में ही रखती है, नहीं तो उनके फोन बिकते ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो ये सार सर्टिफिकेट वो ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, उनको भी रखनी पड़ती है, वो सच में वो होती भी है, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंसी रखते इसीलिए शायद आप मोबाइल में *#07# एंटर करोगे तो आपकी सार वैल्यू डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये एक हमारे जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि भाई आपका जो मतलब मोबाइल का सिग्नल है वो हार्मफुल है, तो भाई आपके वाईफाई के सिग्नल भी तो वही वेव्स है, तो वो हार्मफुल नहीं है और ये हार्मफुल है। वाईफाई तो 24/7 ऑन ही रखते हैं ना हम लोग, तो वो हार्मफुल नहीं है और ये हार्मफुल है, ठीक है। तो ये मानने में नहीं आता है, मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। तो जल्दी से अगर हम देखने जाए तो उसकी रेंज, रेडियो वेव, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आपको थियरी में आता है कि भाई एक्सप्लेन रेडियो वेव्स, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट रेडियो वेव्स, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अभी जो है वो है, आपको लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने बोला कि ये थियोरटिकल पूरा लेक्चर रहेगा, थोड़ा आपको बस याद ही रखना है, एक हिस्ट्री जैसा चलेगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ वेवलेंथ कितनी है इसकी रेडियो वेव्स की, तो 0.1 मीटर से लेके 600 मीटर, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के तौर पे देखने जाऊं तो 500 किलो से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज। इसका सोर्स क्या है, हमने अभी देखा कि एसिलरेटेड चार्जेस, और वो हमें कहां से मिलेंगे, ऑसिलेटिंग सर्किट से, क्योंकि एसिलरेटेड चार्जेस बोलो या ऑसिलेटिंग चार्ज बोलो, ठीक है, बात तो एक ही है ना। और इसके इन्वेंटर कौन है भाई साहब, तो मार्कोनी जी, इन 1895 में उन्होंने ये इन्वेंट किया था। खैर उसमें हिस्ट्री में जाने नहीं है, हमें जाना नहीं है, हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बना गया है, जो बना दिया गया है उसको हम यूज कर रहे हैं और हम खुश भी है ना। तो अभी उस उतनी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे उन्होंने क्या किया था, वो सारी चीज हमें देखने की जरूरत नहीं है। और वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो देखो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, है ना। चलो तो नेक्स्ट जाते हैं माइक्रोवेव्स की ओर। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव्स आए तो भाई दिमाग में माइक्रोवेव ओवन आना चाहिए। आपके एनसीईआरटी की किताब में एक्स्ट्रा करके एक ब्लू कलर के एक बॉक्स में आपको ये माइक्रोवेव ओवन की भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। खैर हमारे लिए वो इतना काम का नहीं है, माइक्रोवेव यूज करते हो तो अच्छा है, ठीक है, नहीं करते हो तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि वो न्यूट्रिशंस सारे जो भी होते हैं उसको निकाल देता है, ठीक है, जला देता है, जो भी है। लेकिन ज्यादातर माइक्रोवेव को यूज करने वाले बहुत लोग हैं, है ना। चलो तो माइक्रोवेव्स की बात करते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक फैमिली में ही आते हैं। तो वो प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड्स, ठीक है, क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड्स, तो यहां से वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इनके सोर्स क्या हो सकते हैं, मैग्नेट्रॉन हो सकता है, गन डायोड हो सकता है, क्लाइस्ट्रॉन हो सकता है ना। तो क्लाइस्ट्रॉन ऑसिलेटर भी एक आता है जहां से आप माइक्रोवेव जनरेट कर सकते हो, ठीक है। खैर हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ शॉर्ट नोट के तौर पे इतने याद रखने, इतने इतने पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। अच्छा इनकी अगर रेंज निकालने जाए तो अगर हम रेंज निकाले, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये फ्रीक्वेंसी जो भी है देखो 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज, तो यहाँ पे उनकी वेवलेंथ जो भी होगी वो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ वाले वेव होंगे, है ना। उनकी वेव की लेंथ जो भी होगी वो वेरी शॉर्ट होगी। देखो ये जो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है ना वो इनवर्सली होता है, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू आप मान लो कि c/f या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाय f। तो आप देखो लैम्बडा एंड f
ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना। तो आप समझ सकते हो ये सारी चीजें। तो आप सोचो जरा यहाँ पे, आप जरा सोच के मुझे बताओ यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम हार्मफुल है कि नहीं। वापस उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो आप जरा सोचो कि यहाँ पे ये जो रेडियो वेव है ना, वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्या माइक्रोवेव की बात कर लेते हैं। सो दिस रेडियो वेव्स हैव द वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि वो सर्टेन इन द रेंज ऑफ गीगाहर्ट्ज जाती है, 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज जाती है। अगर उनके यूज की बात करें तो भाई माइक्रोवेव कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखो सबसे बड़ा उसका यूज जो भी है, आपको क्या लगता है, सिर्फ माइक्रो ओवन में? नहीं, माइक्रोवेव ओवन में नहीं, सबसे बड़ा यूज तो होता है उनका रडार सिस्टम में। रडार सिस्टम भाई, जिसके बेसिस पर ये जो एरोप्लेन या शिप, पहले एरोप्लेन ही होते थे, अभी शिप में भी रडार लगे होते हैं, है ना। तो शिप भी अभी जितनी होती है वो रडार के बेसिस पे ही चलती है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो एरोप्लेन, ये तो सबसे बड़े रडार, सबसे बड़ा यूज रडार का जो भी है वो एरोप्लेन नेविगेशन सिस्टम में है ना। तो भाई सबसे बड़ा यूज यही है, वहां पे माइक्रोवेव्स यूज होते हैं, वहां पे माइक्रोवेव्स यूज होते हैं ना। एरोप्लेन एंड नेविगेशन में, नेविगेशन आ जाए, नेविगेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जितनी जितनी जगह पे आप नेविगेशन इस्तेमाल करते, इवन आपने ये देखा है कि कई बार ना हमारे अगर पिछले साल की ही बात करो, पिछले साल नहीं या फिर 2 साल पहले की बात करो, तो हमारे एसएमसी ने भी, हमारी जो सूरत ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने एक रडार वैन रखी थी जो वहां पे दूर खड़ी रहती थी, और आप जितनी तेजी से जाते तो वो अपनी स्पीड मेजर कर लेती थी, आपकी स्पीड मेजर करती थी, और वहां पे जो पुलिस वाले लोग होते थे वो खड़े होते थे। जैसे ही उनके रडार पे दिखा कि भाई ये भाई साहब 60 से ज्यादा स्पीड पे जा रहा है, स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रहा है, तो उसको रोकते थे और उसके पास लाइसेंस वगैरह चेक करते थे और 500 1000 रुपये निकलवा लेते थे, ठीक है। तो वहां पे भी अल्टीमेटली माइक्रोवेव्स यूज होते हैं, अल्टीमेटली माइक्रोवेव्स यूज होते हैं ना। दे आर यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ फाइटर प्लेन, नेवी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जी हाँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगर करना है तो वहां पे भी माइक्रोवेव यूज होता है। फाइटर, अभी ये एरोप्लेन नेविगेशन में ही आ गया फाइटर प्लेन, ठीक है। नेवी एप्लीकेशन में भी, जितने मैंने बताया कि जितने शिप होती है, ठीक है, वहां पे भी रडार लगे होते हैं अंदर, ठीक है। तो वहां पे भी रडार से ही वो डिटेक्ट करते हैं। रडार प्रोवाइड्स basis for speed of ball, टेनिस एंड क्रिकेट, स्पीड गन यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑल्सो। ये स्पीड गन जो भी होती है ना, स्पीड गन, ये होती है स्पीड जो रडार वैन होती है उसके अंदर स्पीड गन यूज होती है। उसमें से एक बीम निकलता है, माइक्रोवेव रेंज का एक बीम निकलता है जो माइक्रोवेव रेंज का होता है, जो आपके व्हीकल्स के साथ टकराता है और वापस रिटर्न भी आ जाता है। और वो जितनी तेजी से रिटर्न आता है ना, उस हिसाब से यहाँ पे आपकी स्पीड कैलकुलेट होती है। तो ये जो स्पीड गन होती है वो एक्चुअल में रडार व्हीकल में यूज होती है, जो पुलिस वाले के पास होते हैं, पुलिस वाले जो रखते हैं ट्रैफिक पुलिस। अभी तो खैर वो उन्होंने कैमरा ही बिठा दिया है, कैमरे में ही वो सारी स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, लेकिन पहले वो रडार वैन यूज करते थे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो यूज इन दी माइक्रोवेव ओवंस। तो ये तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, आपको पता ही है ना, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक ओवंस की, तो उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी रेंज निकल के आती है वो 0.915 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.45 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। टू कुक द फूड एंड वार्म अप द फूड, ठीक है। तो ये उनकी रेंज होती है। जो हमारे नॉर्मली डोमेस्टिक जो माइक्रोवेव यूज होते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज होते हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है माइक्रोवेव की, वो होती है 0.915 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.45 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे ये रेंज पूरी नहीं होती, मतलब कि किसी पर्टिकुलर फिक्स रेंज के ऊपर वैसे तो काम करते हैं। आप उसका बॉक्स उठाओगे तो उसके ऊपर उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको दिख जाएगी, 2.45 गीगाहर्ट्ज है या 0.915 गीगाहर्ट्ज है, जो भी है वो आपको दिख जाएगी वहां पे, ठीक है। तो अगेन सारी चीजों को अगर सम अप करना है तो यहाँ पे उनकी वेवलेंथ कितनी है, तो 0.3 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 10⁻⁹ हर्ट्ज से लेके 10⁻12 हर्ट्ज तक। ये 9 से लेके 12 है, मतलब कि सर्टेन इन द रेंज ऑफ गीगाहर्ट्ज जाएगा, है ना। तो ये हर्ट्ज है, आप बोलोगे सर ये तो हर्ट्ज ही है, भाई आगे देखो ना, 10⁻9 से लेके 10⁻12 है, ठीक है। सोर्स क्या है इनका, तो वैक्यूम ट्यूब लाइक क्लाइस्ट्रॉन
क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड। ठीक है, तो ये 3 ऐसे सोर्स है जिससे आप ये माइक्रोवेव जनरेट कर सकते हो। इसके इन्वेंट किसने किया था? तो भाई साहब मार्कोनी जी ने ही। और वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। भाई रिफ्लेक्शन है तो ही तो यहाँ पे हम रडार में उसको यूज कर सकते हैं, है ना, सीधी सी बात है। रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्ट होंगे, वो आप जिसको डिटेक्ट करना चाहते हो यहां से माइक्रोवेव रेंज के वेव्स निकले, पूरा बीम निकलता है, मतलब एक वेव नहीं निकलता है, पूरे बीम झुंड निकलता है, झुंड टकराता है और टकराने के बाद वापस लौट के आता है। और जितने लौट के आए ना उस हिसाब से कई बार उसका शेप भी आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग, है ना, कि मान लो कि मैंने ऐसे स्क्वायर बीम जनरेट किया और उसको सेंड किया और उसमें से जितना ऑब्जेक्ट था ना उसके उतने ऑब्जेक्ट के साथ वो टकरा के आया, तो इतने ही रेज वापस आए, इतने ही वेव्स आपके पास वापस आए, बाकी के आगे चले गए, है ना। तो इससे वो ऑब्जेक्ट कैसे शेप का है ना वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तो एडवांस रडार आ चुके हैं, पूरा शेप आइडेंटिफाई करके दे देते हैं, है ना। क्लियर है? तो ये हो गई बात माइक्रोवेव्स की। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड वेव्स। नॉर्मली बोलेंगे तो इंफ्रारेड वेव्स आपके घर में आप बहुत जगह पे यूज करते हो, बहुत जगह पे। सबसे पहला यूज तो आपके रिमोट कंट्रोल में, दूसरा यूज होता है आईआर सेंसर में। ठीक है, खैर अभी पहले देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड देयर मोलिक्यूल्स। इंफ्रारेड वेव्स लाइज बिटवीन माइक्रोवेव एंड विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं भाई? वो है तो एक ही फैमिली में, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही है, लेकिन वो बिलोंग करते हैं बिटवीन दी माइक्रोवेव एंड विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उनका सोर्स क्या है? तो हॉट बॉडीज एंड मोलिक्यूल्स, मतलब कि हॉट बॉडी रेडिएशन के तौर पे इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करती है ना। आपने देखा है क्या, आपका जो वो एक मशीन आता ना जिससे आपका ओरा भी मेजर करते हैं, आपका टेम्परेचर, जहां जहां पे बॉडी टेम्परेचर वाली है वहां पे कलर चेंज हो जाता है ना। ये आपने वो वहां पे जो उसको सेंसर को वो आईआर सेंसर तो बोलते हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक हीट सेंसर या जो भी है। हमारा जो टेम्परेचर नॉर्मल मेजर करते हैं वो तो सिर्फ रीडिंग देता है, लेकिन उसके अलावा भी वो पूरा मतलब बॉडी के टेम्परेचर, अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या टेम्परेचर है। ठीक है, तो हीट गन जो भी बोलते हैं उसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम। आपने डिस्कवरी पे देखा होगा कि पूरी बॉडी का स्कैन कर लेती है और बॉडी में जहां जहां पे हीट ज्यादा है वहां पे वो कलर चेंज कर लेती है ना। तो वो अल्टीमेटली क्या होती है? वो अल्टीमेटली आपकी जो जहां पे बॉडी हिट हुई है, मतलब कि जहां पे बॉडी के पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स जो भी हिट कर रहे हैं, तो वहां से इंफ्रारेड सिग्नल निकलते हैं। ठीक है, वो हमें विजिबल नहीं है लेकिन वो सेंसर पकड़ लेता है उसको। ठीक है, एलईडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस द इंफ्रारेड वेव्स। एलईडी लाइट होती है वो भी इंफ्रारेड वेव्स जनरेट करती है, इसीलिए रिमोट के अंदर जो आगे जो सिग्नल सेंड करने के लिए जो एलईडी लगती है ना वो एलईडी ही होती है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, वो एलईडी यूज होती है जिससे इंफ्रारेड सिग्नल जनरेट होते हैं, है ना। देखो ये सिग्नल भी विजिबल नहीं है क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आते, विजिबल रेंज में नहीं आते, इसीलिए मोबाइल में से, सॉरी मोबाइल नहीं, आपके जो रिमोट है, रिमोट में से अगर कोई सिग्नल निकला है तो आपको एलईडी ब्लिंक होती तो नजर आएगी, लेकिन वहां से जो उसका रिसीवर है वहां तक जो सिग्नल चल के गया है, वो जाने वाला जो पाथ है ना, वो पाथ पे वो जाता नजर नहीं आएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अगर विजिबल होता तो आप देख सकते, अच्छा यहाँ से सिग्नल भेजा, देखो वहां तक गया, देखो ऐसे 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 तैर के गया, है ना। तो सारी चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन वो होती है। दीज रेज आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स। ठीक है, वो हीट वेव्स को की तरह भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हॉट बॉडी की वजह से जनरेट होते हैं ना, और उसके मोलिक्यूल्स की वजह से जनरेट होते हैं, ये हम समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और उसका अगर यूजेस देखने जाएंगे तो, अगर उसका यूजेस देखने जाएंगे तो भाई इंफ्रारेड बल्ब आर यूज्ड इन द फिजिकल थेरापी। इंफ्रारेड बल्ब आपने देखा होगा। ठीक है, तो फिजिकल, आप फिजियोथेरापी में जाते हो तो वहां पे कई बार किसी को बल्ब देने की, मतलब कि लाइट देने की, मतलब कि हीट देने की जरूरत पड़ती है ना। हीट देने की, कोई बॉडी में हीट देने की जरूरत है, कोई पोर्शन में अगर आपको कुछ स्वेलिंग आ गई है तो ऐसा कुछ आ गया तो वहां पे हीट देने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे इंफ्रारेड बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज मेंटेन्ड। Infrared sensors are used in the military purpose also, growth of crop in the agriculture also। मतलब कि ये इंफ्रारेड सेंसर्स जो भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादातर आप सिक्योरिटी सिस्टम में ये इंफ्रारेड सेंसर आप देखोगे ज्यादातर, कि जैसे वो सेंसर कट होता है
तो तुरंत वो बजर बजना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आपके डोर के ऊपर अगर इंफ्रारेड सेंसर लगाया है और उसका अगर आपने बजर आपके घर में लगाया है, तो आपके डोर के ऊपर से कोई, डोर के पास से कोई गुजरता है तो यहाँ से लाइट कट होती है, सेंसर कट होता है, या फिर आपके घर में कोई एंटर होता है तो यहाँ से वो सेंसर कट होगा और तुरंत ही जैसे ही सेंसर कट होता है तो यहाँ पे तुरंत ही वो सिग्नल सेंड करेगा और बजर बजने लगेगा। ठीक है, तो जैसे इंफ्रारेड सेंसर्स मिलिट्री एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हमारे घर में सिक्योरिटी एप्लीकेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, है ना। एंड सबसे बड़ा यूज तो यही है कि एलईडी इज यूज इन दी रिमोट कंट्रोल टीवी, वीडियो रिकॉर्डर एंड हाईफाई सिस्टम। मतलब कि चाहे एसी हो, चाहे आपका मोबाइल कम्युनिकेशन हो, सॉरी मोबाइल बोल गया, चाहे आपका टीवी ट्रांसमिशन, मतलब कि टीवी के चैनल को चेंज करना हो, हर एक जगह पे जो रिमोट यूज होता है वहां पे ये इंफ्रारेड सेंसर्स, इंफ्रारेड सिग्नल सेंड करने वाले एलईडीज, और जहां पे रिसीवर है वहां पे इंफ्रारेड सेंसर्स यूज होते हैं, है ना। इसीलिए अगर आपके पास एमआई का फोन होगा तो वहां पे आईआर ब्लास्टर नाम का एक एप्लीकेशन भी आता है और उसमें आईआर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर भी आपको दिया जाता है। ठीक है, आईआर ब्लास्टर जिसको बोलते हैं, तो वहां पे आप एप्लीकेशन के थ्रू आपके एसी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो और साथ में टेलीविजन की चैनल को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका अगर पूरा लेखा जोखा देखे तो भाई रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या निकलेगी इसकी, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर टू 10⁻6 मीटर। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, तो 10⁻11 हर्ट्ज से लेके 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इसको नजरअंदाज मत करना भाई, ये हर्ट्ज नहीं है, हर्ट्ज तो है लेकिन आगे देखो 10 के पावर को देखो। ठीक है, 10 के पावर को भी देखते जाओ। इसका सोर्स क्या है, तो भाई हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके इन्वेंटर कौन थे, तो भाई विलियम हर्शेल इन 1800। ठीक है, हमारे लिए उतना काम का नहीं है वो सारी चीजें, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड प्रोपोगेशन इन मॉइस्चर। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, विजिबल रेस। विजिबल रेस, visible light is part of radiation emitted by the sun. These rays can be produced by flame, bulb and incident lamps. Incandescent lamps, इसको लैंप्स बोला जाता है, incandescent lamps बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारे घर में जो पुराने जमाने के जो आपके बल्ब थे ना, जिसको हम बोलते हैं गुलुब बल्ब, गोड़ो गोड़ो, विजड़ीनो गोड़ो, तो वहां से जो रेडिएशन निकलता है, वहां से जो रेडिएशन, वो येलो कलर की लाइट निकलती थी। ठीक है, तो रेडिएशन एमिटेड बाय द सन, या फिर वो जो बल्ब पुराने जमाने वाले जो आते थे उसमें से जो लाइट निकलती थी ज्यादा हीट करती थी, है ना, ज्यादा हीट करती, येलो कलर का जो हमें लाइट देती थी, वो लैंप की अगर बात करें, या फिर हेलोजन जो भी होते हैं, आपकी जो कार की जो लाइट होती है वो अभी उसमें दोनों आती है, व्हाइट कलर की लाइट भी आती है और यहाँ पे येलो कलर की भी लाइट आती है ना। तो वो जो भी येलो कलर की जो रेडिएशन निकलती है ना, उसको हम विजिबल रेज बोल सकते हैं। वो विजिबल स्पेक्ट्रम में भी आते हैं और ज्यादातर रेडिएशन की वजह से, जो रेडिएशन है रेडिएशन की वजह से वो निकलते हैं ना। तो उनका सोर्स क्या है, रेडिएशन एमिटेड बाय दैट पर्टिकुलर सन हो या बल्ब हो या लैंप हो, है ना, इंसेंडेंसेंट लैंप जो भी है, वो उनमें से जो रेडिएशन निकलता है वो उनका सोर्स है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। मतलब कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो सिर्फ इतने पोर्शन को ही डिटेक्ट कर पाती है। ठीक है, मतलब कि जो सारे कलर्स वगैरह जनरेट होते हैं, चाहे वो कलर वाली हो कलर वाली नहीं हो, पुराने जमाने में एलईडी लाइट्स आती थी ना, वो सीरीज जिसको बोलते थे, दिवाली में लगाते थे, तो ऐसे केस में लाइट एक ही रेडिएशन देती थी, लेकिन उसको अलग अलग कलर जनरेट करने के लिए उसके ऊपर को जो कैप्सूल का जो कलर होता था ना, उसको रेड ब्लू ग्रीन कर दिया जाता था। बाकी उसको अगर आप कलर को निकाल दो, ठीक है, वो नेल रिमूवल, नेल पॉलिश रिमूवल होता है, उससे वो कलर निकल जाता था, निकाल दो तो सारी येलो ही होती थी। ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो एलईडी सीरीज आती है और कलर भी चेंज करती है अपने आप, तो सारी चीजें अभी वो कर पाती है। लेकिन मतलब कि जितनी चीजें हम देख रहे हैं ना, जितनी चीजें, जितने कलर को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो जो रेडिएशन से निकलते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं, है ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अगर इसकी वेवलेंथ की बात करें तो 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर। ठीक है, और इसका यूजेस क्या है, क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या। यहाँ पे हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो सिर्फ इसी रेंज को तो आइडेंटिफाई करती है। सो यहाँ पे हम एक्चुअल में सबसे बड़ा यूज तो ये है कि भाई हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना,
उसको हम ये विजिबल लाइट की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उतना ही नहीं, उसका कलर क्या है वो सारी चीजें हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारी आंखों में ये किसी ऑब्जेक्ट की छवि बनना या किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना हमारी आंखों के द्वारा वो इतना भी आसान नहीं होता है। मतलब कि कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में सीधी खुपच अंदर आ जाती है, और हमारी आंखें अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है तो हमारी आंखें उसको आइडेंटिफाई कर पाती है। तो ये सारी पूरी जो प्रोसेस होती है ना, वो प्रोसेस पूरी यही होती है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है और वहां से रिफ्लेक्शन होकर आपकी आंखों में आती है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट की लाइट वहां से जो रिफ्लेक्ट होकर आई है या फिर वो ऑब्जेक्ट में से जो रेडिएशन निकल रहा है, सुनना, ये जो ऑब्जेक्ट में से रेडिएशन निकल रहा है वो रेडिएशन अगर आपकी आंखों में आता है लेकिन आपकी आंखें उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, मतलब कि सेंसिटिविटी ही नहीं है आपकी आंख में, तो आप उसको नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, है ना। तो कई बार ये सन है या फिर ये लाइट है, तो लाइट के बल्ब में से जो रेडिएशन निकलता है ना, वो रेडिएशन आपकी आंखों में जाता है, आपकी आंख वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है उसको आइडेंटिफाई कर पाती है, इसलिए आपको दिखती है। अगर वो नहीं कर पाती तो आपको नहीं दिखती, सीधी सी बात है ना। ऐसे बहुत सारी रेंजेस होते हैं जो हम नहीं देख पाते लेकिन एनिमल्स वगैरह देख पाते हैं, है ना। एनिमल्स के पास उस रेंज की सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बोला गया कि स्नेक कैन डिटेक्ट दी इंफ्रारेड वेव्स, तो वो इंफ्रारेड वेव्स को भी डिटेक्ट कर पाते हैं लेकिन हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, है ना। सीधी सी बात है, ठीक है। तो फॉर सम इंसेक्ट विजिबल रेंज इज एक्सटेंडेड अप टू द अल्ट्रावायलेट रेंज। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेंज तक, वहां की रेंज तक वो डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि उतने रेंज के सिग्नल को वो डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। वो उनके लिए विजिबल होती है, हमारे लिए वो नहीं होती है वो रेंज, लेकिन हमारे उनके लिए वो विजिबल रेंज में आती है ना। तो बस कहानी का लेखा जोखा अगर देखें तो रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या है, 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज देखें तो 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इसका सोर्स पता करें तो भाई लैंप, बल्ब, सन, उनके द्वारा जो निकलने वाला रेडिएशन होता है वही उनका सोर्स होता है ना। एंड वो प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, विजिबल सेंसेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस जिसको हम यूवी रेस भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस जिसको हम यूवी रेस भी, यूवी प्रोटेक्शन, यूवी चेंबर, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। टू बी स्पेसिफिक बोलो तो यूवी चेंबर आपने कहां पे, यूवी ये वर्ड आपने कहां पे देखा होगा, तो ये आपने आपका जो एक्वागार्ड होता है वहां पे आपने सुना होगा, वहां पे एक यूवी चेंबर होती है, अल्ट्रावायलेट चेंबर, जहां से पानी को जैसे ही पास होता है तो उसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वो ये रेस की वजह से मर जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं, ऐसा मान लो कि बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उनकी जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है, ये यूवी रेस इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये यूवी रेस वहां पे यूज होते हैं। खैर हमें तो यूज देखते हैं बाद में, पहले उसको रेंज क्या है, उसका सोर्स क्या है वो भी पता लगा लेते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। तो आपने देखा होगा कि यूवी चैम्बर जो भी होती है वहां पे आपने देखा होगा कि एक लैंप ही यूज होता है वहां पे, एक अल्टीमेटली एक लैंप ही होता है वहां पे, और हॉट बॉडीज की वजह से वो प्रोड्यूस होते हैं, है ना। द सन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन, मतलब कि सन के अंदर से भी यूवी रेडिएशन निकलता है। अभी हमें ये तो पता है कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग आउट ऑफ द सन आर एब्जॉर्ब्ड इन द ओजोन लेयर विच आर एट द हाइट ऑफ 40 to 50 किलोमीटर। मतलब कि सन में से जो रेडिएशन निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, वो ज्यादातर हमारे यहाँ पे ओजोन लेयर जो भी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि हमारे तक पहुंचने ही नहीं देता है। और ओजोन लेयर हमारे से अर्थ की सरफेस से 40 to 50 किलोमीटर की हाइट पे है, तो वहीं पे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको नीचे नहीं आने देता है, इसलिए वो हमें इफेक्ट इतना नहीं करते हैं, है ना। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादा एसी चलाते हो तो एसी में जो गैस यूज होता है वो अगर लीक होता है वो ऊपर जाता है, तो ऐसे केस में वो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है ना। इसीलिए ज्यादातर ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि भाई जितना हो सके उतना एसी को कम यूज करो ताकि उसका रेडिएशन उतना आपको हार्मफुल ना हो। रेडिएशन
रेडिएशन हमें हार्मफुल नहीं है, रेडिएशन एक्चुअली ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है, ओजोन लेयर को वो अफेक्ट करता है ना। और वो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सन के अंदर से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा ही है नेक्स्ट पॉइंट में कि एक्सेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। when body is exposed to UV light for longer time period, melanin is produced in the body, hence skin become dark। तो स्किन डार्क होने के पीछे की वजह ये है। अच्छा ऐसा है। चलो, तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अभी उसका अगर हम यूजेस देखते हैं, देखो यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ऑर्डिनरी ग्लास, हेंस वन कैन नॉट गेट टेंड और सनबर्न थ्रू द ग्लास विंडोज। मतलब कि अगर ग्लास विंडो लगाई है तो उससे भी आपको सनबर्न से बच जाओगे, ठीक है। सनबर्न कई बार होता है, सनबर्न तो ज़्यादातर होता है। अगर आप देखोगे तो जब समर चलता है तो उसमें कलर डिफरेंस आ जाता है आपकी बॉडी में। मतलब कि आप टी शर्ट पहन के घूमते हो तो आपकी जो आर्म है और जहाँ पे बाइसेप है वहाँ पे आप देखना तो वहाँ पे कलर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। खैर, उतना हमारे लिए ये एक थ्योरी है, तो जस्ट उसको गो थ्रू कर दो। जितना याद रहता है उतना याद रख लो, और जितना छाप सकते हो उतना छापते रहो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये जो लेक्चर है वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी थियरी ही है। हाँ, इसका यूजेस, अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर से लेके 0.6 नैनोमीटर। हेंस इट कैन बी फोकस इनटू द वेरी नैरो बीम ऑफ हाई प्रिसीजन। इट इज यूज इन द लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमेलियस मिलियोसिस, ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड है सुनने के लिए। लेजिक में यूज होते हैं, ठीक है। इन सम वाटर प्योर, सबसे बड़ा यूज तो यही है, हम ये समझ लेते हैं तो अच्छा है। इन सम वाटर प्योरीफायर्स ऑल्सो यूवी बल्ब इज यूज टू किल द जर्म्स। जहां जहां पे जर्म्स को किल करने की जरूरत पड़ती है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये जो यूवी बल्ब होते हैं ना, वो एक्चुअल में वाटर में जर्म्स को मतलब किल नहीं करते, उनको बेहोश कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया को बेहोश कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि उसकी एनर्जी खत्म कर देते हैं। मतलब कि अल्टीमेटली वो बेहोश हो जाते हैं, किल नहीं हो, मतलब कि मर नहीं जाते, वो वहीं पे होते हैं। और इसलिए एक्वागार्ड एंड आरओ दोनों में यह डिफरेंस है, वो बहुत सारा ऐसा कचरा निकाल देता है, ऐसे बैक्टीरिया को निकाल देता है, लेकिन ये एक्वागार्ड उसको उसी में रखता है। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर काम के होते हैं, इसलिए ज्यादातर एक्वागार्ड का यूज करो, आरओ को यूज मत करो, नहीं तो B12 वगैरह की कमी का आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने कहीं पर देखा था, पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। लेकिन यूवी बल्ब जो भी होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि वो किल नहीं करते, वो उसको बेहोश कर देते हैं। पता नहीं है, मुझे नहीं पता है, मैंने वो टेक्नोलॉजी देखी नहीं है, ठीक है। इन एटमोस्फियर ओजोन लेयर वर्क एज ए प्रोटेक्टिव लेयर इन सम रीजन। डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, हाँ, मतलब कि ये जो ओजोन लेयर जो भी होते हैं, वो ओजोन लेयर इसको अल्ट्रावायलेट रेस को खींच लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए सन में से आने वाले रेडिएशन से हम बच पाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर लेखा जोखा देखें, जो इसको अगर हम यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखनी होती है अगर इसको हम देखें, तो पहले तो वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ है? 3.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 1.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। उसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 10⁻17 हर्ट्ज। सोर्स क्या है? तो भाई स्पेशल टाइप ऑफ लैम्प, ऑब्वियसली सन तो हो गया क्योंकि उसमें से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलते हैं। और इनको इन्वेंट किसने किया था? तो भाई राइटर ने इन 1800 की साल में, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन सी वो फॉलो करते हैं? तो इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, आयोनाइजेशन, इट पॉजेसेस हाई एनर्जी, टैनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन। तो ये सारी चीजों की प्रॉपर्टी को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक्स रेस, और इसके बाद आखिरी है गामा रेस। एक्स रेस, when electron having very high energy is bombarded on the target, that x-rays are produced, ठीक है। मतलब कि अगर हैवी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को किसी टारगेट के ऊपर इकट्ठे करके, मतलब कि बीम बना के बॉम्बार्ड किया जाए, तो वहां से एक्स-रेज प्रोड्यूस होते हैं, है ना। एक्स-रेज प्रोड्यूस होते हैं। एक्स-रेज लाई बिटवीन द अल्ट्रावायलेट रेज एंड गामा रेज। इट्स वेवलेंथ वेरीज बिटवीन 10 टू द पावर -8 मीटर से लेके 10 टू द पावर -13 मीटर, मतलब कि 10 नैनोमीटर से लेके 10 टू द पावर -4 नैनोमीटर। और इसका यूजेस क्या है? एक्सरेज आर यूज्ड इन द मेडिकल साइंस टू डिटेक्ट द
फ्रैक्चर इन बोन्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स। आपको पता ही है, एक्सरे निकलने के लिए जाते हो तो आपको पता ही है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है कि ज़्यादातर हम एक्सरे का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो भाई कहीं पे फ्रैक्चर तो नहीं है ना, तो ये फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे निकलवाने जाते हैं, है ना, तो ये आपको पता ही है। Excessive use of X-rays can damage or destroy living tissue and organ, hence unnecessary exposure should be avoided। मतलब कि ज्यादातर ज्यादा टाइम के लिए एक्सरेस के अंदर रहना, एक्सरे के अंदर इसकी इफेक्ट के अंदर रहना, ये हार्मफुल होता है हमारे लिए, हमारे टिश्यू को वो डैमेज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो यार, यहाँ पे एक्सरे डेंजरस है, फिर भी एक्सरे निकलवाने के लिए जाते हैं ना, लेकिन वो आपको पता है फटाक से एक क्लिक करते एक फ्लैश निकलती है और खत्म, एक्सरे निकाल के आ जाते हैं, है ना। तो ये सीधी सी बात है कि उतना मतलब कि कम टाइम के लिए वो उतना हार्मफुल नहीं है, वैसे तो है लेकिन कम टाइम के लिए उतना हार्मफुल है कि ज्यादा टाइम के लिए अगर आप एक्सपोज होते हो उसके अंदर तो वो हार्मफुल है। तो सोचो जरा, एक्सरे टिश्यू को डैमेज करती है, हमारा रेडियो वेव क्या करता है क्या टिश्यू को डैमेज? मैंने तो नहीं देखा है। तो यही देखने वाली बात है कि क्या वो हमारे लिविंग टिश्यू को डैमेज करता है कि नहीं करता है रेडियो वेव। आप खुद ही सोच लो, सबसे डेंजरस क्या है? एक्सरे। उससे भी डेंजरस है, आने वाला है इसके बाद, गामा रेस। इसकी रेंज क्या निकलेगी वेवलेंथ की? तो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.1 एंगस्ट्रॉम। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज से लेकर 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज। सोर्स क्या है इसका? तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर बॉम्बार्डेड ऑन द मेटल सरफेस, तो वो एक्सरे को जनरेट करते हैं ना। एंड रोंजन जी ने 1895 में इसको इन्वेंट किया था। क्या हमारे लिए उतना काम का नहीं है। वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? तो प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट एंड आयोनाइज गैसेस, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं गामा रेस, हमारे लिए आखिरी टॉपिक, फाइनली यहाँ का आखिरी थियोरेटिकल टॉपिक्स। भाई ये सारी शॉर्ट नोट में आएगी, तो आपको शॉर्ट नोट के तौर पे अगर आपको पूछा जाता है कि भाई एक्सप्लेन गामा रेज या फिर गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गामा रेज या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द गामा रेज, तो आपको इतनी चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी स्टोरिकल चीजें हैं, थियोरेटिकल चीजें हैं, आपको जितना याद रहता है उतना लिखो, ठीक है, उतना लिखो, ये सीधे सा पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, गामा रेज आर एमिटेड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड फ्रॉम द certain radioactive nucleus. In electromagnetic spectrum, gamma rays have highest frequency. Its wavelength is of the order of only 10 to the power minus 10 meter to 10 to the power minus 14 meter। मतलब कि जब भी न्यूक्लियस अनबैलेंस हो जाता है तब वो यहां से गामा रेस को एमिट करता है। हमने देखा था न्यूक्लियर बॉम्ब कितने मतलब डेंजरस होते हैं, उसकी जो रेडिएशन की इफेक्ट होती है जो टिश्यू को उस तरीके से डैमेज कर देती है कि जिसकी असर आप देख सकते हो, पेढ़ी दर पेढ़ी आप देख सकते हो कि कहां कहां तक वो पहुंचती है ना। और जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो इफेक्ट हुई थी, उसमें जो उसकी वजह से जो टिश्यू डैमेज हुए थे, वहां पे जितने बचे थे उन वो रेडिएशन की वजह से काफी सारे मर भी चुके थे रेडिएशन की वजह से, और काफी सारे लोगों में वो हम बोलते हैं ना कि वो डेफिशिएंसी आ जाती है कुछ, कि जिसकी वजह से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको वही चीजें आपको देखने को मिलती है ना कुछ डिफेक्ट रही जाती है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट उनकी जो नई जनरेशन आती है उसमें भी वो देखने को मिलती है, उसके बाद वाली जनरेशन में भी वो कंटिन्यू रहती है। तो वो सच में बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको पहले तो न्यूक्लियस को अनबैलेंस करना पड़ेगा। ज्यादातर ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियर प्रोसेस, मतलब कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जब भी मतलब कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को आप अनबैलेंस कर दो, तो जब भी वो अनबैलेंस होता है तब वो आखिरी स्टेज में गामा रेज को रिलीज करता है ना। इसका यूजेस क्या है? तो ज्यादातर ना मेडिकल साइंस टू डिस्ट्रॉय द सेल ऑफ कैंसर, वहां पे इसको यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। और अगर आप देखो तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी है जहां पे आप बिजली पैदा कर सकते हो, है ना। वो यूज यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आप ये चेन रिएक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करके वहां पे ज्यादातर गामा रेज, क्योंकि ये एप्लीकेशन है गामा रेज की, वहां पे गामा रेज नहीं, वहां पे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी का वहां पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसीलिए शायद यहाँ पे इन्होंने यूजेस में उसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो रेज निकलता है उसका यूज क्या है? तो उसका यूज सिर्फ मेडिकल साइंस में टू डिस्ट्रॉय द सेल ऑफ कैंसर, ठीक है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसकी रेंज देखने जाए तो लेखा जोखा देख लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर से लेकर 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज से लेकर 10 टू द पावर 22 हर्ट्ज। सोर्स क्या है? तो भाई रेडियो एक्टिव इज प्योर गामा सोर्स एंड इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने बताया ना कि अगर अनबैलेंस होता है तो आखिरी स्टेज में, ज्यादा अनबैलेंस है तो आखिरी स्टेज में वो गामा रेज को एमिट करता है, रेडिएट करता है ना। और
इसके इन्वेंटर कौन थे? तो मिस्टर हेनरी जी इन 1896 में। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो इट कैन प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, हाई पेनिट्रेशन पावर एंड आयोनाइजेशन। हम समझ सकते हैं कि हाई पेनिट्रेशन पावर होगा, हाई पेनिट्रेशन पावर है, इसीलिए वो लंबे डिस्टेंस तक बीच में कोई अगर दीवार भी आते तो उसको भी पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं। ह्यूमन बॉडी तो क्या है उसके सामने, कुछ भी नहीं है ना, सीधी सी बात है। तो ये हो गई पूरी कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फैमिली की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फैमिली की, तो पूरी फैमिली की। अगर आपको कोई पूछे कि भाई राइट ए शॉर्ट नोट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें अल्टीमेटली आपको वो स्पेक्ट्रम समझाना है, कौन से कैटेगरी आती है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो ऐसे केस में आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फैमिली जो भी है उसको आपको समझानी होती है। कई बार 2 मार्क्स में ये शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ जाता है कि भाई एक्सप्लेन दी गामा रेस, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी गामा रेस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी एक्स रेस। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है ना। तो ये सारी थियोरेटिकल चीजें, आज का पूरा लेक्चर जो भी वो थियोरी बेस्ड था। तो यहाँ पे हमारी टोटल थियोरी के जितने पॉइंट्स है ना ये चैप्टर के, वो खत्म होते हैं। अभी एक लेक्चर बाकी है जिसमें हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स बाकी है ना वो देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।